पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले जारी हुए इस पोल में ममता बनर्जी को 200 के पार सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे में क्या कुछ कहा गया और कितने लोग शामिल थे, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दे दी है। इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ है इस खबर में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के एक विधायक ने पूर्व महाराष्ट्र सीएम फडणवीस के मुंह में कोरोना डाल देने की बात से सनसनी फैला दी है। कौन है ये विधायक और आखिर ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना था, लेकिन इसी बीच मतदान को 23 मई तक बढ़ा दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह, आपको इस वीडियो में बताएंगे। भाजपा के इस बड़े नेता पर बदजुबानी को लेकर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से नेता थे और क्या कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के झूठे प्रचार से गुमराह करने की कोशिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया है। क्या था झूठा प्रचार जिससे गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक नेता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा बता दिया है। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसको लेकर उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा कहना पड़ेगा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले एक पोल में टीएमसी को जबरदस्त बढ़त मिलते हुए दिखाया गया है। छठे चरण से पहले हुए इस पोल में करीब 73% लोगों ने माना था कि टीएमसी को 39 और भाजपा को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर ये पोल का आंकड़ा सही होता है तो टीएमसी की सीटें 200 के पार हो जाएंगी। आपको बता दें ये पोल डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन किया गया था, जिसमें कुल 10,000 लोगों ने भाग लिया था। बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में से 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। इन 5 चरणों में कुल 180 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और बाकी बचे 3 चरण जिसमें 114 सीटों का चुनाव होना बाकी है, जिसमें छठे चरण में 43 सीट 22 अप्रैल को किया जाएगा। 7वें चरण में 36 सीट के लिए 26 अप्रैल को और 8वें चरण में 35 सीट के लिए 29 अप्रैल को चुनाव होना है। इसलिए सवाल उठता है कि बंगाल चुनाव के अगले 3 चरण में 114 सीटों का खेल क्या कहता है। इसको समझने के लिए हर चरण के ऐतिहासिक डेटा को समझना जरूरी है, खास करके बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 और लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों में पार्टियों की स्थिति क्या रही। तो आइए छठे चरण का विश्लेषण करते हैं। आपको बता दें छठे चरण में कुल 43 सीटों पर चुनाव होना, जिसमें से 2016 के परिणाम देखा जाए तो टीएमसी को 32, कांग्रेस को 11 और बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिला था। जबकि 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 24 और बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच टक्कर थी। बीजेपी खाता तक भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन ठीक 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी टीएमसी और बीजेपी के बीच। इस आधार पर कह सकते हैं कि फिर से छठे चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होगा। वहीं 7वें चरण में 36 सीट के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसमें 2016 का परिणाम देखें तो टीएमसी को 14, कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। जबकि 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 16, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरे नंबर पर थी टीएमसी। लेकिन ठीक 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन धराशायी हो गया और फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। इस आधार पर कह सकते हैं कि फिर से 7वें चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच ही टक्कर होगी। 8वें चरण में कुल 35 सीटों के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें 29 अप्रैल को चुनाव होगा। 2016 का परिणाम देखो तो टीएमसी 17 और कांग्रेस को 16, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिला था। वहीं 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 19, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच टक्कर थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन ठीक 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को सबसे बड़ा नुकसान का सामना उठाना पड़ा। फिर से लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई और टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई। इस आधार पर कह सकते हैं कि इस बार भी टीएमसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर होगी। आने वाले तीनों चरण दक्षिण बंगाल में है, जिसमें ममता बनर्जी के टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे उत्तर बंगाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सवाल ये भी उठता
है कि टीएमसी के बाद दक्षिण बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी कौन है? इसका उत्तर आंकड़े दे रहे हैं कि दक्षिण बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब की बार का बंगाल चुनाव शुद्ध रूप से दो खेमों में विभाजित हो चुका है, एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी। तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अंब के उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, नगर पंचायत अंब के उपाध्यक्ष पद चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आज बचत भवन में हुए उपाध्यक्ष के चुनाव पद में कांग्रेस की प्रत्याशी अनसुईया रानी को जीत मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर 23 मई को मतदान होगा। बंगाल में शमशेरगंज सीट और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने नए डेट का ऐलान किया है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों सीटों पर 23 मई को मतदान कराया जाएगा। चुनाव के बीच इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया था। शमशेरगंज सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट रेजाउल हक का निधन हो गया था। शमशेरगंज विधानसभा सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना था, जिसके आयोग ने रद्द कर दिया था। वहीं जंगीपुर में आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप नंदी का भी निधन हो गया, जिससे यहां पर भी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया। इसी को लेकर कोरोना से उम्मीदवारों की मौत और चुनाव रद्द को लेकर ममता बनर्जी ने आयोग पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि आयोग जहां हम जीत रहे हैं वहां पर चुनाव रद्द कर रही है। कोरोना अगर इतनी भयावह है तो वहां पर चुनाव आयोग एक चरण में चुनाव क्यों नहीं करा रही है? जी हाँ, शिवसेना के एक विधायक ने कहा है कि मुझे कोरोना वायरस मिलता तो उसे मैं फडणवीस के मुंह में डाल देता। सरकार फेल होऊन हे पाहतात, पण तुमच्या सरकार फेल होण्यामध्ये लाखो लोक मरतील त्याचं काय? आज ज्याच्या घरातला माणूस मरतो, ज्याच्या घरात जीव जातो, त्याला समजतं की आमच्या करोना काय। आणि म्हणून माझं भाजपच्या लोकांना आव्हान आहे की तुम्हालाही तुमच्या मला जर करोनाचे जंतू सापडले असते तर मी देवेंद्र फडणवीसच्या तोंडातून कोंबून टाकले असते। जी हाँ, शिवसेना के विधायक गायकवाड़ ने कहा है कि बीजेपी नेता केवल यही सोच रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश सरकार को विफल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मुझे कोरोना वायरस मिल जाता है तो मैं उसे देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देता। रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली कंपनी के अधिकारी से दवा की कथित जमाखोरी को लेकर उठे विवाद के बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ एक बयान में चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कहीं से कोरोना वायरस मिल जाता तो उसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। उनसे पूछा गया कि महामारी के इस दौर में यदि फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो वह क्या करते। इस पर गायकवाड़ ने कहा कि बीजेपी केवल यह सोचने में जुटी है कि कैसे प्रदेश सरकार को विफल किया जाए, लेकिन सरकार के विफल करने के इन प्रयासों में लाखों लोगों की जान जाएगी। उसका क्या, जिस घर के व्यक्ति की जान जाती है उसका दर्द वही समझ सकता है। इसलिए यदि मुझे कोरोना वायरस मिल जाता तो मैं उसे फडणवीस के मुंह में डाल देता। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण को लेकर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने महाराष्ट्र की रेमडेसिविर निर्माता कंपनियों से कहा है कि वे राज्य में दवा की आपूर्ति नहीं करें। आपको बता दें, इस समय देश कोरोना की चपेट में और महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा कहर है। संक्रमित मरीजों और कोरोना से होने वाली मौत के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। दूसरी तरफ बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष ने सीएम शिवराज सिंह को निकम्मा कह दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना से हाल बेहाल होते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। वहीं जब जबलपुर जिले के पाटन के बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दादी को कोरोना से मौत हो गई, जिसके कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को निकम्मा कह डाला। अपनी दादी और 2 करीबियों की मौत के बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा मुख्यमंत्री कह डाला है। उन्होंने लिखा कि माननीय शिवराज जी, मैं आपकी ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष नूनसर बोल रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको अपनी नाकामी मानूं या सरकार की। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री मैं खुद मंडल अध्यक्ष होते हुए उनका विरोध करता हूँ, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैंने अपने को मरते हुए देखा है। आपको बता दें, पाटन के नूसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल की दादी और उनके 2 करीबियों की कोरोना से मौत हो गई, जिसका वजह इंजेक्शन की व्यवस्था न हो पाना था। इस बीच अजय पटेल ने पार्टी नेताओं को कॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसी बीच मंडल अध्यक्ष का दर्द छलक उठा और उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री को निकम्मा कर डाला। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बदजुबानी पर भाजपा के इस बड़े नेता पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बदजुबानी चुनाव आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और उकसाने वाले बयान के चलते अब चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव सायतन बसु पर 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 10 अप्रैल को कूच बिहार जिले के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान वाले दिन सेंट्रल फोर्स की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद
11 अप्रैल को उन्होंने बराहनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उकसाने वाला बयान दिया था। शीतल कुची की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि टीएमसी वालों ने आनंद बर्मन नाम के हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। वह भाजपा के प्रमुख शक्ति के भाई थे। उसके बाद हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, उनके 4 कार्यकर्ताओं को नर्क का रास्ता दिखा दिया। शोले फिल्म में एक डायलॉग है, अगर तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। शीतल कुची में यही हुआ है। मैं सनातन बसु कह रहा हूं कि तुम अगर हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। बसु के इस बयान को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इस पर बसु ने जवाब भी दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं है और अपने बयानों के जरिए उन्होंने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था या नहीं, या फिर 24 घंटे की प्रतिबंध कम है? इस पर अपनी राय जरूर दें।